नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, और यह सवाल अक्सर पूछा भी जाता है, लेकिन इसका जवाब आज बाढ़ से घिरे दतिया के कोटरा गांव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रूप में मिला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जांबाजी आज पूरे देश ने देखी। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये शख्स मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, जिनकी जाबाजी की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जरा इन नजारों पर फिर गौर फरमाइए। नीचे पानी का जलजला और हवा में झूलते नरोत्तम मिश्रा, चेहरे पर ना कोई खौफ ना कोई चिंता। जिस प्रदेश का गृह मंत्री ऐसा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब आज बाढ़ से घिरे दतिया के कोटरा गांव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रूप में मिला। दतिया में बाढ़ की हाहाकार के बीच जान की बाजी लगाकर राहत कार्य में जुटे नरोत्तम मिश्रा एक जगह बाढ़ के पानी में घिर गए। ये पूरा वाकया कैसे हुआ, बंसल न्यूज को खुद गृह मंत्री ने बताया। जब लोगों का दर्द सामने आता है तो देखा नहीं जाता है। मैं क्षेत्र में गया, उसके परिवार के लोग मिले और ऐसा महसूस वो मेरे एकदम गले ही लग गए और मेरे परिवार को बचाओ। पर रेस्क्यू टीम जाने को तैयार नहीं थी, जो नाव वाले थे। तो फिर मैं बैठा नाव वालों के साथ में। मैं चला गया, वहां पहुंच गया, उनको एक जगह इकट्ठे भी कर लिए। लेकिन जैसे ही हम लौटने लगे तो नाव के, चूंकि गांव के अंदर का मामला था, और बिजली के तार जो होते तार फेंसिंग के तार, वो एक तार फेंसिंग के तार ने नाव में छेद किया और राफ्ट जो होती है उसकी नाव की, उसमें तार उलझ गया। तो नाव बह गई, एक पेड़ से टकराई। आप वो फोटो देखेंगे तो पेड़ से टकरा गई, और पेड़ से टकराने के कारण से पेड़ नाव के ऊपर गिर गया। और पेड़ के ऊपर नाव गिरने से फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हेलीकॉप्टर के द्वारा इन्हें रवाना करें। तो पहले सबको रवाना किया, उसके बाद में अब जनता के ही द्वारा ऐसा हमारे प्राण जनता में बचते हैं। अब उनके लिए प्राण भी चले जाए तो क्या कम है। देखिए, गांव की स्थिति तो खराब है, नदी का पानी उतर रहा है, पर जैसा फोरकास्ट किया है मौसम विभाग ने कि पानी और बरसेगा, तो थोड़ी चिंता की बात है। अगर नहीं बरसा है तो आज सुबह से पानी नहीं गिरा है जी। अगर ऐसे ही बना रहा, रात और निकल गई तो काफी राहत आ जाएगी। लेकिन जान का नुकसान तो बचा लिया सरकार ने लग के, लेकिन माल का नुकसान, मकानों का नुकसान, लोगों का घरों में गेहूं भरा था, वहां पानी भर गया, वो सड़ेगा। अब उसके बाद की स्थितियां हैं, मकान हवा चलेगी, गिरेंगे, बीमारियों का फैलने का डर है, ये सब बहुत चिंता हो। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए गृह मंत्री का रेस्क्यू करना पड़ा। दरअसल जब नरोत्तम मिश्रा राहत कार्य में लगे हुए थे, तभी उन्हें कोटरा गांव में कुछ परिवारों के फंसे होने की खबर मिली। खबर मिलते ही गृह मंत्री खुद ही एक रेस्क्यू बोट से राहत टीम के साथ गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव के पंचायत भवन में फंसे लोगों को नाव से लेकर जब वो लौटने लगे तो उनकी नाव एक तार की फेंसिंग में फंस गई। उस पर एक बड़ा सा पेड़ भी गिर गया। किसी तरह वो एक भवन की छत पर चढ़ने में सफल रहे। इस पूरे वाकये के बाद भी नरोत्तम मिश्रा राहत कार्य में जुटे रहे। जब राहत दल को प्रदेश के गृह मंत्री के फंसे होने की खबर मिली तो उनके रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। इसके बाद भी गृह मंत्री ने पहले दूसरे फंसे लोगों को निकाला, उसके बाद खुद हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकल कर आए। उनके इस जाबाज अंदाज की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। ये शायद पहला मौका होगा जब किसी प्रदेश के गृह मंत्री का इस तरह से रेस्क्यू करना पड़ा हो। इस घटना के बाद भी गृह मंत्री राहत कार्य में लगे हुए हैं। उनकी जाबाजी ने राहत कार्य में जुटे प्रशासन में एक नया जोश तो भर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और गृह मंत्री के बाद बात अब मुख्यमंत्री की। ग्वालियर चंबल में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरे से वापस लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी, श्योपुर और दतिया जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि शिवपुरी, श्योपुर में नदियों में लगातार जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। उन्होंने कहा कि कई निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री ने नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक बार फिर
चंबल संभाग के भिंड, दतिया और मुरैना का दौरा वो जल्द करेंगे। गृह मंत्री मैदान में हैं, मुख्यमंत्री मैदान में हैं, तो फिर बाकी कैबिनेट मंत्री कैसे पीछे रह सकते हैं। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। उन्होंने नरवर के काली पहाड़ी गांव पहुंचकर सरपंच और ग्रामीणों से चर्चा की। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्रामीणों से कहा कि आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। ग्रामीणों की फसल का नुकसान हुआ है, उसका भी सर्वे जल्द ही कराया जाएगा और किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी। चलिए बात कुछ और खबरों की। मई 2018 से जून 2021 के बीच जम्मू कश्मीर में कम से कम 630 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। जी हां, सही सुना आपने। 38 महीनों में सुरक्षा बलों ने 630 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये जानकारी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 400 एनकाउंटर्स भी हुए, जिसमें 85 जवान शहीद हुए। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में यह सवाल पूछा था, जिसका जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दिया है। अपने लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने यहां पर सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए इंतजाम किए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि जून 2021 तक पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में 664 बार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सीमा पार से गोली चलाई गई है। हालांकि मार्च महीने में यहां पर सीमा पार से गोलीबारी या सीज फायर उल्लंघन की एक भी घटना नहीं हुई है। बात सियासत की करेंगे, बात कांग्रेस की करेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी से कमलनाथ की मुलाकात के खूब चर्चे हो रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने यह साफ कर दिया है कि उपचुनाव को लेकर राहुल गांधी से कोई बात नहीं हुई और राहुल इसमें कोई दखल भी नहीं देते हैं। यह पूरी तरह से स्थानीय होता है। क्या है इस बयान के मायने, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उपचुनाव में राहुल का नहीं दखल, कमलनाथ को मिला फ्री हैंड। कैंडिडेट भी कमलनाथ ही करेंगे तय। 2023 में नाथ की ही जय जय। दिल्ली में मंगलवार को राहुल गांधी से कमलनाथ की मुलाकात क्या हुई, एक बार फिर कयास से सियासत शुरू हो गई। कयास लगाए गए कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर यह मुलाकात हुई, लेकिन कमलनाथ ने ही बाद में यह साफ कर दिया कि बैठक पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन के मुद्दों को लेकर थी। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उपचुनाव के मामलों में नहीं पड़ते, ये पूरी तरह से स्थानीय होता है। कमलनाथ के इस बयान से यह भी साफ हो गया कि खंडवा सीट पर उम्मीदवार चयन को लेकर हाईकमान का दखल नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का फ्री हैंड है और कमलनाथ जी का टिकट की अगर बात करें तो सर्वे, कार्यकर्ता और जनता की क्या आवाज़ है उसके ऊपर हर चीज़ उनकी निर्भर करती है। कमलनाथ और राहुल गांधी की मुलाकात और उनके ताज़ा बयान को लेकर बीजेपी क्या सोचती है, जरा वो भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से वो कांग्रेस की नैया निश्चित रूप से डुबाएंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार बनी, झूठे वादों के साथ सरकार बनी, भरभरा के सरकार गिर गई और सरकार गिरने के बाद से भी जो उनके लक्षण दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष साथ में, फिर अब प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। व्यक्ति आधारित जब संगठन हो जाता है तो उसका पतन सुनिश्चित होता है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के चर्चे तो हैं, क्योंकि पिछले 20 दिनों में कमलनाथ लगातार भोपाल से दिल्ली आ जा रहे हैं। 3 अगस्त को वो राहुल से मिले, तो उसके पहले 15 जुलाई को भी सोनिया गांधी से मिले थे। फिर 27 जुलाई को भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की थी। जानकारों की माने तो 2018 में जब कमलनाथ को प्रदेश की कमान मिली थी, तब भी इस तरह की परिस्थितियां थीं।
वो केंद्र में भी अपनी भूमिका निभा रहे थे और राज्य में भी इस वक्त भी कुछ ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि क्या हाईकमान के साथ कमलनाथ की बॉन्डिंग पहले जैसी मजबूत हो गई है? क्या उपचुनाव में राहुल वाकई दखल नहीं देते? क्या खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भी राहुल का दखल नहीं होगा? क्या ये सारी बातें इस बात का इशारा हैं कि कमलनाथ को फ्री हैंड दे दिया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। फैसला छत्तीसगढ़ सरकार का है, जहां स्कूल अनलॉक होते ही बच्चों में कोरोना संक्रमण का अटैक शुरू हो गया है। सूरजपुर, बलौदाबाजार और कोरबा में बच्चों के संक्रमण ने सबको डरा दिया है। ऐसे में स्कूल खोले जाने के सरकारी फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक, फैसला कितना सही कितना गलत? सरकार के फैसले पर उठे सवाल। सरकार का फैसला बना चुनौती। भीषण संक्रमण से जूझने के बाद कोरोना की संक्रमण दर छत्तीसगढ़ में कम तो हुई, लेकिन स्कूल खुलने के बाद अब एक नए डर का साया मंडराने लगा है। सूरजपुर में 3 बच्चों के संक्रमित होने के बाद अब कोरबा में 7 और बलरामपुर में 1 स्कूली बच्चा पॉजिटिव मिला है। हालांकि छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर 0.3% ही है, लेकिन उसके बाद भी खासकर स्कूली बच्चों में संक्रमण ने सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। विपक्ष स्कूलों को खोले जाने पर राज्य सरकार के निर्णय को गलत करार दे रही है। एक बार फिर विपक्ष ने चेताया है कि संक्रमण दर और सावधानियों को ध्यान में रखकर ही स्कूल खोले जाएं। देखिए, ये संकट अभी गया नहीं है और तीसरे लहर का संकेत भी आ रहा है। हमें अभी और थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखना चाहिए और सावधानी के साथ ही कोविड से बचाव और ख़ास तौर से बच्चों को ये तय करने के पीछे कि जहाँ जहाँ कोविड का असर बढ़ रहा है वहाँ तो अतिरिक्त सावधानी रख के स्कूल खोलना चाहिए। इधर सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर चिंतित है कि स्कूलों में आने वाले कुछ बच्चों में संक्रमण देखा गया है। इसलिए स्कूल खोले जाने को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसकी कड़ाई से पालन के एक बार और निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अगर संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो स्कूल खोलने के निर्णय पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। तो कोरोना गाइडलाइन है, पूरा उसका पालन करते हुए स्कूल का संचालन करना है। 10वीं और 12वीं चूँकि बोर्ड परीक्षाएं हैं और इसलिए उनका ऑफलाइन क्लास ज़रूरी है और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उसका संचालन करें। और कोई भी अगर लक्षण दिखते हैं, चाहे बच्चों में हो चाहे टीचर में हो, तो वो उसको ना आने की मनाही रहेगी। क्योंकि आप मत आइए उसमें। जहाँ तक सवाल है स्कूल खोलने का, अधिकांश जिले में अभी इस तरीके से कोई प्रकरण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन जिलों में तो स्कूल खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन जिलों में अगर प्रकरण बढ़ेगा तो सरकार को पुनर्विचार करना होगा। स्कूल खोले जाना राज्य सरकार का एक साहसिक कदम है। ऐसे में बच्चों के संक्रमण के सामने आ रहे मामलों ने सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। इन्हीं सब चुनौतियों और संक्रमण के डर के चलते 2 साल से स्कूल बंद है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जब सब कुछ अनलॉक है तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुलते? इसका जवाब शायद ये रिपोर्ट खुद दे रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब बात करेंगे एक ऐसे मुकाबले की जिसे एक टीम ने हार कर करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हराया। इस दौरान भारत की ओर से इकलौता गोल गुरप्रीत ने खेल के दूसरे ही मिनट में दाग दिया था, लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना ने 18वें और 36वें मिनट में गोल दागा और 2-1 की जो बढ़त बनाई वो खेल के आखिर तक बरकरार रही। टीम इंडिया भले ही सेमीफाइनल मुकाबला हार गई, लेकिन उसने बेहतर खेल दिखाया। देश की इन बेटियों के नाम ये भी कीर्तिमान है कि इन्होंने इतिहास में पहली बार महिला हॉकी टीम को अंतिम 4 तक पहुंचाया है। हालांकि इस हार के बाद भी भारत की मेडल की उम्मीद अभी टूटी नहीं है। ब्रॉन्ज के लिए यानी तीसरे नंबर के लिए भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला ब्रिटेन से होगा और इसे जीतकर ब्रॉन्ज मेडल
ये महिला हॉकी टीम अपने नाम कर सकती है। हालांकि भारतीय महिला हॉकी टीम ये मुकाबला हार गई, लेकिन उसने देश के लोगों का दिल जीत लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, महिला हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई की पात्र है। पीएम मोदी ने इस ट्वीट के जरिए महिला हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया है और उसके प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन, महिला टीम आने वाले मैच के लिए शुभकामनाएं। हमारी महिला हॉकी टीम ने धैर्य के साथ खेला, हमारी हॉकी टीमों का शानदार कौशल दिखाया। इधर ओलंपिक में भारत की लवलीना बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में 5-0 से हार गईं। तुर्की की बुसेनाज ने उन्हें शिकस्त दी, लेकिन हारने के बाद भी लवलीना ब्रॉन्ज मेडल लेकर भारत वापस आएंगी और इसी के साथ वो ऐसा करने वाली देश की दूसरी महिला बॉक्सर बन गई है। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता था। पीएम मोदी ने भी लवलीना को मेडल जीतने पर बधाई दी है। इस बीच ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गए हैं। यानी गोल्ड या फिर गोल्ड के बाद सिल्वर, इससे कम कुछ नहीं। इसके साथ ही भारत का टोक्यो ओलंपिक में चौथा मेडल तय है। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंतिम मुकाबले में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनायेव को हराया। इस मैच में जीत हासिल करते ही उन्होंने गोल्ड या फिर सिल्वर में से एक मेडल पक्का कर लिया। रवि ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाले अब तक के सिर्फ दूसरे पहलवान बन गए हैं। इससे पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार 9 साल पहले 2012 में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में पहुंचे थे। और अब बात करेंगे हर फन मौला कलाकार किशोर कुमार की, जिनकी आज जयंती है। किशोर कुमार के गाने की जहां पुरानी पीढ़ी फैन रही, तो नई पीढ़ी को उनके गाए गीत बेहद पसंद आते हैं। लेकिन किशोर कुमार की शख्सियत की बात करें तो उस पर तरह तरह की बातें होती हैं। असल ज़िंदगी में किशोर किस तरह के इंसान थे, उसकी झलक वरिष्ठ पत्रकार प्रीतिश नंदी को दिए एक इंटरव्यू में दिखती है। ये इंटरव्यू पहली बार इलस्ट्रेटेड वीकली के अप्रैल 1985 के अंक में छपा था। इसे रंगनाथ सिंह ने अनुवाद किया है। आपको भी इसके कुछ दिलचस्प अंश जरूर देखने चाहिए। ये 1985 का दौर था जब किशोर कुमार का प्रीतिश नंदी ने इंटरव्यू लिया। किशोर कुमार से इंटरव्यू में प्रीतिश नंदी ने पूछा कि अगर आपको मुंबई पसंद नहीं था तो आप वहां रुके क्यों, प्रसिद्धि के लिए या पैसे के लिए? इस सवाल का किशोर ने जवाब दिया, मैं यहाँ आकर फंस गया था। मैं सिर्फ गाना गाना चाहता था, कभी भी अभिनय करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों की कृपा से मुझे अभिनय करने को कहा गया। मुझे हर क्षण इससे नफरत थी और मैंने इससे बचने का हर संभव तरीका आजमाया। किशोर कुमार आगे कहते हैं कि मैं सिरफिरा दिखने के लिए अपनी लाइनें गड़बड़ कर देता था, अपना सिर मुंडवा लेता था, मुसीबत पैदा की, दुखद दृश्यों के बीच में खिलखिलाने लगता था। जो मुझे किसी फिल्म में बीना राय को कहना था वो मैंने एक दूसरी फिल्म में मीना कुमारी को कह दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मैं चीखा, चिल्लाया, बोर्डम बन गया, लेकिन किसे परवाह थी? उन्होंने तो बस तय कर लिया था कि मुझे स्टार बनाना है। इंटरव्यू में अगला सवाल करते हुए प्रीतिश नंदी पूछते हैं कि सब आपको स्टार क्यों बनाना चाहते थे? किशोर का जवाब था, वो दादा मुनि यानी अशोक कुमार के भाई थे। अशोक कुमार महान हीरो थे। प्रीतिश फिर पूछते हैं कि अभिनेता के रूप में आप सफल हुए? किशोर का जवाब था, बेशक मैं हुआ। मैं उन दिनों इतनी फिल्में कर रहा था कि मुझे एक सेट से दूसरे सेट में जाने के बीच में ही कपड़े बदलने होते थे। जरा कल्पना कीजिए, एक सेट से दूसरे सेट तक जाते हुए मेरी शर्ट उड़ रही है, मेरा बिग बाहर निकल रहा है। निर्देशक स्कूल टीचर जैसे थे, ये याद करो, वो याद करो, ये मत करो, वो मत करो। मुझे इससे डर लगता था, इसलिए मैं अक्सर भाग जाता था। प्रीतिश पूछते हैं कि आप एकांत जीवी क्यों हो गए? किशोर जवाब देते हुए कहते हैं कि देखिए, मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, घूमता फिरता नहीं, पार्टियों में नहीं जाता। अगर ये सब मुझे एकांत जीवी बनाता है तो ठीक है, मैं इसी तरह खुश हूँ। मैं काम पर जाता हूँ और सीधे घर आता हूँ।
अपनी भूतहा फिल्म देखने, अपने भूतों के संग खेलने, अपने पेड़ों से बातें करने, गाना गाने। इस लालची संसार में कोई भी रचनात्मक व्यक्ति एकांत जीवी होने के लिए बाध्य है। आप मुझसे ये हक कैसे छीन सकते हैं? प्रीतीश फिर पूछते हैं कि आपके ज्यादा दोस्त नहीं हैं? किशोर जवाब देते हैं, एक भी नहीं। किशोर फिर कहते हैं कि ये तो काफी चालू बात हो गई। लोगों से मुझे ऊब होती है। फिल्म के लोग मुझे खास तौर पर बोर करते हैं। मैं पेड़ों से बातें करना पसंद करता हूँ, इसलिए तो मैं खंडवा जाना चाहता हूँ। प्रीतीश नंदी फिर पूछते हैं, आपकी छवि अजीबोगरीब काम करने वाले व्यक्ति की क्यों है? किशोर कुमार कहते हैं कि ये सब तब शुरू हुआ जब एक लड़की मेरा इंटरव्यू लेने आई। उन दिनों मैं अकेला रहता था, तो उसने कहा कि आप जरूर बहुत अकेले होंगे। मैंने कहा नहीं, आओ मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। इसलिए मैं उसे अपने बगीचे में ले गया और अपने कुछ मित्र पेड़ों जनार्दन, रघुनंदन, गंगाधर, जगन्नाथ, बुधुराम, झटपट से मिलवाया। मैंने कहा इस निर्दयी संसार में यही मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। उसने जाकर वो घटिया कहानी लिख दी। मैं पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर शाम गुजारता हूँ। आप ही बताइए, इसमें गलत क्या है? पेड़ों से दोस्ती करने में गलत क्या है? प्रीतीश नंदी पूछते हैं, आपके घरेलू जीवन की मुश्किलें क्या हैं? इतनी परेशानियां क्यों? किशोर कुमार जवाब देते हैं, क्योंकि मैं अकेला छोड़ा जाना पसंद करता हूँ। चलिए, जितनी बारीकी से आप किशोर कुमार को स्टडी करेंगे, नई नई बातें उनकी पता चलती जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।